हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। तो आप लोगों का मैथ का पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। ऐसे में आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 गणित यानी कि मैथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो बोर्ड एग्जाम में जो आपका 27 फरवरी को पेपर है ना मैथ का, उसमें 100% आएगा। अगर आपने ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लिया ना, तो मैथ में आप 95% लाओगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 70 में 70 नंबर आप करके आओगे। ये मैथ का एक बहुत ज्यादा वायरल आपके क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग सबसे पहले, ठीक है, मैं आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको भी पढ़ाया जाएगा। साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करना। चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ये महामैराथन क्लास है, इसमें आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट सब कुछ मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर से ही कर देना, ठीक है। तो ये मैथ का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामैराथन क्लास है 27 फरवरी के लिए। तो मैथ में भी आप लोग धुआं उड़ाओ दो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़कर आना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं मैथ का सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बोर्ड पेपर में 100% आएगा। पूरे बुक में से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चंस को, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा? देखो माय डियर स्टूडेंट, संख्या 156 आपके ऑप्शंस तो हैं ही। 2 इंटू 10 2 इंटू 3 इंटू 13 एंड 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 11 एंड 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। तो अब आप कैसे बताओगे भाई? देखो सबसे आसान है भाई, सबसे इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो ना। क्यों? बहुत आसान है ना। 156 का अभाज्य गुणनखंड करो, बस आ जाएगा यार। क्या टेंशन ले रहे हो? 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी 78 हो जाएगा। हाफ हाफ करो, 2 से फिर करोगे तो ये 39 हो जाएगा। फिर आपका ये 2 से होगा नहीं, फिर आपका ये डायरेक्टली 3 से होगा। तो 17 का 3 से करोगे 39 हो जाएगा। फिर हमारा डायरेक्टली 17 से ही जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो बराबर होगा, ये 2 है इंटू 2 है इंटू 2 नहीं, 2 बार 2 है इंटू 1 बार 3 है, 1 बार 13 है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। बस हो गया, आंसर आ गया। यही तो हमारा सही है, 156 का अभाज्य गुणनखंड। कहीं भी 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये सही है, ये सही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को समझो ऐसे। अब आपका 128 आ जाए, 132 आ जाए, 500 आ जाए, 1000 आ जाए, तो अब आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो इस टाइप से, ठीक है। बस तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो इसमें पूछा है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? q-1, q+1, 2q एंड 2q + 1। भाई देखो इसमें तो कुछ हार्ड नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं। देखो इसमें क्या है, प्रत्येक किस जैसे आपका क्यों की वैल्यू तो आपको मानना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपने मान लिया क्यों बराबर, आपने 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, 5 मान लिया, सब मान लिया, ठीक है। लेकिन हमें सम पूर्णांक लेना है। तो सम पूर्णांक का मतलब जो धनात्मक सम पूर्णांक होगा, मान लो 2 है तो 2 एंड क्यों हो जाएगा 2 क्यों, क्योंकि हमें धनात्मक सम पूर्णांक लेना है। तो 2 क्यों इसमें हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, दिया है HCF जो है 252, 594 बराबर 18। इसका जो HCF है 252 और 594 का 18 है। ज्ञात कीजिए LCM 252 एंड 594 का आपको LCM ज्ञात करना है। ऑप्शन है 8300, 8010, 8316, 5200। क्या होगा? देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। हमें LCM ज्ञात करना है ना। तो LCM जो होता है, ध्यान से समझो, मैं आपको क्वेश्चन में आपको एक एक सॉल्व करके बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बता दे रहा हूं, ठीक है। LCM जो है बराबर आपको निकालना है LCM ना, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल। अब 2 संख्याओं का गुणनफल, अब जो आप लोगों का जो HCF दे रखा है, ठीक है, जो आप लोगों का
HCF दे रखा है वो रख देना, HCF की वैल्यू आपको दे रखा है। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि हमारा 252 है एक संख्या, और एक संख्या है 594, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और बटे में आप भाग दोगे 18 से, क्योंकि इसका जो HCF है वो 18 है, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भाग दोगे तो आप लोगों को जो वैल्यू मिलेगा वो 8316 मिलेगा, 8316 आप करके देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा 8316 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य की संख्या। देखो द्विघात बहुपद है, डायरेक्टली इस क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन है द्विघात बहुपद, यानी कि द्वि मतलब दो घात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का मतलब ना तो हमारा एक होगा ना ही त्रि हो जाएगा, त्रिघात का मतलब त्रिघात, और ये चार घात का चौघात। तो ये हमारा दो जो होगा वो दो द्विघात बहुपद होगा, जिसके शून्य दो होंगे, जिसके द्विघात दो घात होंगे, ठीक है, वो हमारा द्विघात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाओ। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है के किस मान के लिए समीकरण युग्म जो है 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अतिरिक्त रूप से अनेक हल होंगे। देखो आपको यहां के की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, के की वैल्यू, और अनेक हल होंगे। अगर अनेक हल होंगे, ऑप्शन देखो 1/2, 1 या 3 या 6, अगर अनेक हल होंगे तो ये एक सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले आप यहां क्या करो, a1 a2 आप याद कर लो, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में हमारा a1 क्या है, a1 हमारा 2 है, a2 हमारा क्या है 4 है, ठीक है। v1 हमारा क्या है 3 है, और v2 हमारा क्या है, ये देखो k है, ठीक है। एंड c1 हमारा क्या है, c1 हमारा क्या है बोझ 5 है, या फिर हाँ 5 ही है ना, हाँ 5 है, ये उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। c2 = 10 है, ये हमारा है। अब ये हमारे सारे इक्वल हैं, क्योंकि हमें यहां डायरेक्टली लिखा हुआ है कि अनेक हल होंगे, अनेक हल हैं। तो देखो हमारा a1 अपान a2 बराबर v1 अपान v2 बराबर c1 अपान c2। अब a1 जो है वो 2/4 है, b1 जो है वो 3/k है, c1 जो है वो 5/10 है। अब एक बात समझो, देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आपको k की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप इस चीज को इसके बराबर लिख सकते हो या फिर इस चीज को इसके बराबर, चाहे आप इस चीज को इसके बराबर लिखो, मेन वैल्यू सेम ही आएगा, चाहे a1/a2 बराबर b1/b2 या b1/b2 बराबर c1/c2, दोनों कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में लिख सकते हो। तो हम लोग इसको करते हैं, 2k हो जाएगा और बराबर हमारा ये 12 हो जाएगा, और k बराबर आपका 12/2, और ये हमारा 6 मिलेगा, k की वैल्यू 6। ऐसे ये भी रखते तो हमारा 30 हो जाता, 6×5 = 30, मतलब वैल्यू उतना ही आएगा 6। तो k की वैल्यू हमें 6 मिलेगा, ऑप्शन आपके पास देख लो होगा जरूर, ये 6 सही है, ठीक है। ओके समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान है, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हो तो आसान है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। देखो आपको एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ समझना है, मतलब आपकी पूरी फोकस क्वेश्चंस पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छे से मैथ को पढ़ना है तो आप लोग ध्यान से समझो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अभी आपकी बहुत सारी क्लासेस आने वाली है मैथ की, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट भर दिए मैथ, तो इसलिए आप लोगों की मैथ की क्लास बहुत सारी आने वाली है। बट ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। देखो यहां लिखा समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा। देखो इंपॉर्टेंट सारे हैं, देख लेना, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, आपको हार्ड एंड इजी सारे क्वेश्चंस में मिलने वाले हैं। x = 0 y = 2, x = 2 y = 0, x = 4 y = 2 एंड x = -2 y = 0। कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। देखो आपको जो ऑब्जेक्टिव है उसको जितना आसान तरीके से, जितना सॉल्ट हो सके उतना सॉल्ट में समझो, वरना वहां पेज भर दोगे, ठीक है। x = y = क्योंकि यहां आपको OMR शीट में भरना होता है, आप सही विकल्प भरो बस, उसमें कोई आपको सॉल्यूशन थोड़ी देना है, बराबर 2। अब देखो यहां से ये प्लस माइनस कट गया, यहां से 2x = 4, अब यहां से x बराबर आपका 4/2 बराबर 2, x की वैल्यू कितनी मिली हमें 2 मिला, x की वैल्यू 2। अब यही आप ये समीकरण फर्स्ट मान लो या समीकरण सेकंड, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, तो x + y वाला ले लो, 2 में रख दो, ठीक है। तो हमें
एक्स की वैल्यू 2 मिला है प्लस वाई बराबर 2। अब यहां से 2 प्लस वाई बराबर हमें 0 मिल जाएगा। तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 2, तो 2,0 देखो है ऑप्शन में एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0। यही सही है दोस्त, सही है, क्योंकि हमें y की वैल्यू 0 मिली है ना। देख लो भाई, y की वैल्यू 0 है, वरना उल्टा मार दो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2। उल्टा मत करना, वरना उल्टा नंबर भी मिल जाएगा। देखो दो संख्याओं का योग 8 है तो उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं होंगी। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। देखो मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले ये समझो कि भाई दो संख्या है, मैंने मान लिया x संख्या y संख्या, ठीक है, x और y, इनका योग, यानी कि योग का मतलब जोड़ का मतलब प्लस, वो कितना है 8 है, और अंतर का मतलब माइनस। देखो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ये माइनस कर दो, ठीक है। मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। देखो योग x प्लस वाई बराबर 8 और अंतर का माइनस होता है, ठीक है, वो 2 है। बस क्वेश्चन लग गया, समझ लो। इतना करने के बाद समझ लो लग गया। ये 2x बराबर 10, x बराबर 10/2, x बराबर 5, ये हमें x की वैल्यू 5 मिल गया। अब देखो x का मान आप यहाँ समीकरण फर्स्ट में रख दो, कहीं भी रख दो यार, फर्स्ट सेकंड कहीं भी रख दो, आपको वैल्यू y की मिल जाएगी। आप समीकरण फर्स्ट में ही रख दो। देखो समीकरण वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ x 5 है प्लस y बराबर 8। अब y बराबर 8 में से 5 गए 3, y की वैल्यू हमें 3 मिलेगा, x की वैल्यू 5 मिलेगा। y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 5। तो देखो हमें x की वैल्यू पहले लिखना है 5 और y की वैल्यू 3, ठीक है। बस यही सही है, बी वाला ऑप्शन। तो 7 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। इसमें तो अब आप लोगों को कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब 8 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। देखो 8 नंबर ऑब्जेक्टिव लिखा, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 का विविक्तकर होगा। इसका विविक्तकर क्या होगा? देखो विविक्तकर आपको ज्ञात करना है। 12 होगा, 13 होगा, -12 होगा या 3√6 होगा, क्या होगा विविक्तकर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान है। देखो आपको विविक्तकर का सूत्र पता होगा। यहां सबसे पहले समीकरण से आप a b c निकाल लो। a क्या है? ये 3 है। v क्या है? ये जो -6 है। c क्या है? 4 है, ठीक है। अब विविक्तकर जो होता है d बराबर v² - 4ac, ठीक है। हमें d की वैल्यू यानी कि विविक्तकर ज्ञात करना है। v की वैल्यू है -6 का स्क्वायर एंड -4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है 4, ठीक है। यहां से हमारा 36 हो जाएगा और यहां आप लोगों का 16 3 48 हो जाएगा। यहां से हमें मिलेगा -12 विविक्तकर। क्या मिलेगा? -12 हमें मिलेगा विविक्तकर। क्या मिला है? -12 मिला है, ठीक है, -12। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। k का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन ए 3, b 6, c 9, t 10। तो क्या होगा भाई? d की वैल्यू, k की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, कुछ नहीं है कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले यहां से भी आप समीकरण आपको दे ही रखा है, सेम समीकरण लगभग है। देखो यहां से a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर, ये आप पता कर लो। a बराबर हमारा क्या है? 3 है, v बराबर -6 है, c बराबर k है। अब विविक्तकर का फार्मूला लगाओ। विविक्तकर का फार्मूला सभी को पता है, d बराबर b² - 4ac। अब यहां मूल समान है, ठीक है। यहां क्या है? मूल समान है, इसलिए d की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, 0, क्योंकि मूल समान है। तो यहां से हमारा v का वैल्यू -6 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू k और बराबर 0। यहाँ से 36 हो जाएगा, -12 k बराबर 0, 12 k है, 12 k माइनस में, ये 36 इधर इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा और k की वैल्यू -36 बटे में -12, 12 3 36। k की वैल्यू हमें 3 मिलेगा। कितना मिला? k की वैल्यू 3, k की वैल्यू हमारी 3 आ गई, ठीक है। तो 9 नंबर ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया ना। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोग देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो
यहां आपसे क्या पूछा है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। यहां आपको p की वैल्यू ज्ञात करनी है। p की वैल्यू ऑप्शंस आपके पास है, देखो ऑप्शन नंबर ए है 1 0 2 3। तो यहां से p की वैल्यू क्या होगी, देखो सबसे पहले आपका जो समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना, प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। अब ये जो मूल दे रखा है ना, जहां जहां x है वहां वो मूल रख दो, ठीक है। यहां x है तो यहां -2 का स्क्वायर, प्लस 2 है इंटू एक्स है तो यहां -2 रख दो, और माइनस पी बराबर 0, ठीक है। यहां से स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई होगा -4 हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस और प्लस से हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, यहां से p बराबर आपको मिलेगा 0। p की वैल्यू आपको मिल गई 0। p की वैल्यू हमें क्या मिली 0, ठीक है, 0 हो गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 1 -1 -3 के सार्वंतर है। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आप a2 में से a1 घटा दो बराबर d हो जाता है, ठीक है। a2 में से आप a1 घटाओगे आपको सार्वंतर मिल जाएगा। आप कहोगे सर ये क्या आप बता रहे हो, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आसान है। देखो a2 जो है ये हमारा 1 है, 1, देखो a2 हमारा 1 है, 1 में से आप 3 को घटा लो तो यहां से आपको मिलेगा -2 इसका सार्वंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा -2, सॉरी +2 नहीं -2 होगा। ध्यान रखना प्लस माइनस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर, इसमें पूछ रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। यहां आपको प्रथम पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद। तो देखो मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान तरीके से बताता हूं, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। देखो क्या है ना कि 10वां पद हमें ज्ञात करना है, तो 10वां पद, ठीक है, वो आपका ए का प्रथम पद और 9 पद और होगा, तो हमारा 10वां पद मिलेगा। तो ए में आप 9 पद और जोड़ दो तो आपका 10 पद हो जाएगा। 10वां पद हमें -8 दे रखा है, अभी प्रथम पद पता चल जाएगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। और ए और +9 इंटू सार्वंतर हमें कितना दे रखा है -4। यहां से -8 और बराबर ए और -36, यहां से ए बराबर हमारा -8 है और +36, ए की वैल्यू हमारी 28 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा 28 सही है, ये 28 वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 12 क्वेश्चन तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, 12 नंबर तक समझ में आ गया ना, 13 नंबर आओ देखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, यानी कि 13 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, -13 प्लस में है, फिर 18 का कौन सा पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। तो ऑप्शन है ए 60, 16, 68, 47। कैसे लगाओगे ये तो आप लोग ही बताओ भाई, कैसे लगाओगे। देखो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहां हमारा इसमें ये हमारा है 3, ठीक है, समझ में आया। डी अगर आपको ज्ञात करना है तो 8 में से 3 घटा लो, हमें मिल जाएगा 5। डी हमें 5 मिल गया, ठीक है। और ए एन जो है, ए एन वो हमारा क्या है 78। कौन सा पद 78 होगा, तो हम लोग ए एन हमारा 78 है, हमें पद ज्ञात करना एन। तो देखो अब आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, ए + n - 1 इंटू डी बराबर हमारा ए एन आगे भी लिख सकते हो पीछे भी लिख सकते हो। ए हमारा कितना है 3 प्लस एन हमें ज्ञात करना है 1 इंटू डी हमारा 5 है बराबर 78, ठीक है। ये हमारा हो गया 3 और ये हमारा प्लस 5n और -5 बराबर 78। 78 देखो ध्यान से समझना, फिर यहाँ से हमारा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा 5n है, ठीक है। और ये हमारा माइनस होगा तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 5 में से 3 चला जाएगा 78। अब n बराबर हमारा 78 इधर माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा 5n है,
ये 2 हो जाएगा और n बराबर हमें मिलेगा 80 और बटे में 5 बराबर n बराबर हमारा 16। तो जो हमारा 78 यानी कि 16वां पद होगा वो 78 होगा। अगर हम ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे सारवांतर हमारा 5 5 का हो तो आप 16 पद ऐसे लेके जाओ 78 हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 78 सही। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आओ। देखो ये तो बहुत आसान है। 14 नंबर क्वेश्चन में दो आकृतियां जिनके आकार समान हो तो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो तो वो कहलाती हैं सर्वांगसम आकृतियां, समान आकृतियां, समरूप आकृतियां या फिर सममित आकृतियां। तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? ऐसी आकृतियां हमें समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में डीई जो है वो क्या है? समांतर है BC के। यदि AD बराबर x DV बराबर x माइनस 2, AE बराबर x प्लस 2 तो EC बराबर x माइनस 1। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। फिगर आप लोग देखो, AD AV फिर बीच में D है, फिर AC फिर बीच में E है, फिर BC। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, AD जो है AD अपान B DB बराबर AE अपान EC। बस वैल्यू रख दो, आपको दे रखा है AD, सब कुछ वैल्यू दे रखा है। AD की वैल्यू x है और S की वैल्यू है x माइनस 2। ये AE की वैल्यू x प्लस 2 है और EC की वैल्यू x माइनस 1 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। देखो ध्यान से समझना, यहां से इसका मल्टीप्लाई होगा इसका, देखो इसका हो गया तो x स्क्वायर होगा, ये हमारा x हो गया बराबर ये हमारा x स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस 2x हो गया, फिर ये वाला माइनस 2x हो गया और ये वाला हमारा माइनस 4 हो गया। यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, माइनस 2 यहां से x माइनस से माइनस कट गया, x बराबर हमें 4 मिल जाएगा। x की वैल्यू हमें 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे लगाना है, बड़ा हार्ड है। देखो अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है 16। देखो 16 क्वेश्चन में है, यदि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है, यदि PQ अनुपात है 1:2 तो AP जो है वो PP के अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ऑप्शन है 1:2, 1:3, 2:3 एंड 2:5। इसको कैसे निकालोगे मैं आपको बता देता हूं, आप लोग निकाल लेना। देखो जो हमारा AP है, ठीक है, AP, ठीक है, नहीं AV है, सॉरी नीचे आपको AP लेना। पहले AB बड़ा वाला लेंगे, फिर हम लोग छोटा वाला AP लेंगे, प्लस या फिर बराबर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बराबर है जो हमारा BC के और बटे में PQ के और बराबर 1/3 क्योंकि ये 1:3 में डिवाइड है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब ये तीनों बराबर हैं। अब चाहे आप इसको इसके बराबर रख दो या इसको इसके बराबर रख दो, बात बराबर है। तो हम AV जो है बटे में AP इसको बराबर रखते हैं 1/3 के। ठीक है, 1/3 के। अब देखो मैं आपको दूसरे पेज में समझाऊंगा क्योंकि इसमें जगह कम है। तो देखो AB को, जो हमारा AB है इसको AP अपान क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, AB को हम लिख सकते हैं AP एंड BP क्योंकि ये दो भाग में डिवाइड है। बटे में हमारा क्या है AP बराबर 3/1। देखो अब इसका मल्टीप्लाई हो गया 3AP हो जाएगा बराबर AP प्लस BP क्योंकि एक से मल्टीप्लाई होगा BP। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो ये जो है AP ये तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2AP हो जाएगा बराबर हमारा BP हो जाएगा BP। अब AP
बटे में बी पी बराबर ये 2 है, ठीक है। तो इधर 1 है, ये नीचे जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये 1:2 में डिवाइड करता है, 1:2 में, ठीक है, 1:2 में। तो ये हमारा हो गया 16 क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 16 तो दोबारा 16 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 17 समझना कोई दिक्कत नहीं, 16 ही समझो। बिंदुओं 5,0 और -2,0 के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या होगा? बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखो बीच की दूरी कैसे ज्ञात करोगे, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें डी जो होता है वो बराबर होता है क्या, √ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इसी में वैल्यू रख दो, x1 5 है, -12 है x2, x1 हमारा 5 है और ये प्लस माइनस में है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये 0 - 0 है, ठीक है। ये हमारा 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे रूट हट जाएगा, 17 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 17 आंसर सही है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन 17, बिंदुओं ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए वी जो है वृत्त पर व्यास है जिनका केंद्र 2, -3 तथा वी निर्देशांक 1, 4 है। ये हमारा देखो x, y है, ये 0 जो है वो हमारा मतलब 0 या फिर o वो 2, -3 है और v जो है वो 1, 4 है। ऑप्शन है 3, -10 या 2, -8, 3, 5 या फिर 5, 10। ये तो आप लोग कैसे निकालोगे इसको, देखो इसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है x का निर्देशांक, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लोग मध्य बिंदु की दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो x हमारा ये है 2 बराबर x1 प्लस x2, ये x2 है, बस यहीं से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x + 1 बराबर 4 और x बराबर हमें मिला 4 में से 3, 1 गई 3, ठीक है। अब y की वैल्यू आप निकाल लो, y की वैल्यू भी आप y का निर्देशांक ले लो, y का निर्देशांक, ठीक है। तो ये हमें क्या हो जाएगा, y के निर्देशांक के लिए आपका y की वैल्यू -3 है बराबर ये y + 4 बटे में 2। तो y बराबर हमारा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई -6 और ये वाला जो होगा वो -4, तो y की वैल्यू -10। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10, ठीक है। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10। ओके, समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझो, इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि बिंदु जो है q जो है वो -6,4 और r जो है -2,3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो है वो p जो है वो a/3, 4, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान है, a का मान ज्ञात करना है, x का निर्देशांक निकालो, आ जाएगा x का निर्देशांक। तो x का निर्देशांक यानी कि x1 -6, x2 -2 बटे में आपका 2, ठीक है। और ये हमारा x का निर्देशांक ये दे रखा है a/3 दे रखा है ना, तो a/3 बराबर -8/2 और ये हमारा हो जाएगा 2a बराबर -24 और a बराबर हमारा -24 बटे में 2 बराबर -12, आंसर हो जाएगा -12 हमारा सही है, ठीक है, -12। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, बिंदुओं -3,5 में y अक्ष की दूरी होगी। y अक्ष की दूरी जो होता है, बिंदु y अक्ष की दूरी जो होगा वो क्या होगा, 3 इकाई होगा। क्या होगा, 3 इकाई -3, क्योंकि ये हमारा क्या है ना, देखो y अक्ष की दूरी पूछ रहा है ना, तो प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, आपको यहां लेना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें माइनस में नहीं, क्योंकि हमें y अक्ष की प्लस में होती है, ठीक है। तो ये 19 हो गया। 20 ऑब्जेक्टिव आ जाओ, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या पूछ रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a की वैल्यू होगी। sec a की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले एक चीज समझो कि यहां से हम पहले 3 cot a जो है, 3 cot a वो बराबर 4 है। तो अगर हम cot a देखें तो क्या हो जाएगा, 4/3, ठीक है।
और अगर हम यहाँ से tan a देखें तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/4, 3/4। ठीक है, अब एक सूत्र याद रखना कि सेक ए जो होता है, हमें सेक ए ही ज्ञात करना है ना। सेक ए जो होता है वो बराबर होता है √1 + tan स्क्वायर ए के। ठीक है, बस वैल्यू रख दो 1 + tan स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा √1 + 9/16, 16 कलम 16 और 9 + 25, 25/16, तो यहाँ से हमें 5/4 मिलेगा आंसर। 5/4, 5/4 ये वाला। ठीक है, उल्टा मत कर देना, 5/4 हमारा सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, यदि 2 cos θ = 1 तो थीटा की वैल्यू 21 नंबर। देखो इसमें कैसे लगाओगे भाई, ऑप्शन आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन तो आपके सामने ही है। देखो यहाँ 2 cos 3θ बराबर 1 है, तो यहाँ cos 3θ बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री की, cos 60 डिग्री की। cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर 60/3, तो यहाँ से हमें 20 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये 3 जो था वो यहाँ भाग में हो जाएगा। 20 डिग्री सही है। कितना? 20 डिग्री। ओके, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? सही है। 22 नंबर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। तो ये भी जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, देखो 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्टली वैल्यू रखो 1/√3 बटे में आपका है 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये हमारा 3 × 3 = 4। ठीक है, 4/3 हो जाएगा। क्रॉस ऐसे से बाहर का बाहर, अंदर से अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो ये हमारा 2/√3 है, तो ये 3 हमारा ऊपर हो जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा। ये हमारा एक रूट बचेगा, एक रूट कट जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये हमारा हो गया √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है sin 60 डिग्री की, sin 60 डिग्री की, तो sin 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला sin 60 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, sin a = 4/5 तो tan a की वैल्यू, tan a की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले sin a दे रखा है 4/5, ये वैल्यू आप cos a निकाल लेना खुद से, मैंने निकाल रखा है यहां रख के 1 - sin स्क्वायर a में। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू रखना, cos a की वैल्यू निकल जाएगी, और जो आपको निकल के आएगी cos a की वैल्यू वो आपको मिलेगी कितना जानते हो? 3/5। ठीक है, अब हम आसानी से tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan a जो होता है वो साइन tan a जो होता है वो बराबर होता है sin a अपान में cos a। sin a हमारा 4/5 है, cos a हमारा 3/5 है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? 4/3 मिल जाएगा, 4/3। ठीक है, 4/3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 हो चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन देखो, एक मीनार की जो है ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया 20, लंबाई जो है 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो ये 20 है, ये 20√3 है। ठीक है, अब यहां इसको आप लोग कैसे ज्ञात करोगे 24 नंबर क्वेश्चन को? देखो ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा 20 बटे में 20√3, 20 से 20 कट जाएगा, 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो ये हमारा 30 डिग्री की होती है। ठीक है, अब 30 डिग्री की वैल्यू होती है ना, तो ये हमारा tan से tan कट के 30 डिग्री सही है। 30 डिग्री हमारा सही है। ओके, बहुत ज़्यादा आसान है। अगला क्वेश्चन,
एक वाह्य वृत्त से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक वाह्य वृत्त से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 3 2 1 0, तो एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ जो है केंद्र O से जाने वाली एक वृत्त से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती हैं तो कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा है 26 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या है ना कि आप लोग इसको सॉल्व करना, मैं आप लोगों को बता दिया हूं क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा आसान है। ये आप लोग खुद से लगा लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे में क्या है कि थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। मैं आप लोगों को चित्र दिखा देता हूं, ऐसे फिगर बनेगा। ठीक है, ये और ये रहेगा। ठीक है, ये ठीक है, ये आपका P है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये O है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये Q है। इसका स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर इसका, तो 12 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 144। ठीक है, और -12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, इसको आप माइनस करोगे तो ये हमारा रूट में 119 आएगा। ठीक है, ये रूट में 119 आएगा, बहुत आसान है, 119 आएगा। ठीक है, अंडर रूट 119। अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, देखो त्रिज्या R के, ध्यान से समझो, त्रिज्या R के एक वृत्त से कोण हमारा थीटा वाले त्रिज्यखंड का संगत चाप की लंबाई होगी। चाप की लंबाई आपको बतानी है, तो वो क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? चाप की लंबाई, वो जो हमारा L का मतलब लंबाई थीटा बटे 360। ठीक है, 2 पाई R, थीटा बटे 360, सबसे पहले ये थीटा बटे 360 2 पाई R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरित किया जाता है, नई आकृति का आयतन। देखो एक ठोस को एक आकृति से दूसरे आकृति में बनाया गया है, कुछ निकाला ना जोड़ा गया है, तो पहले के समान ही रहेगा। ठीक है, 29 नंबर, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 15 तक सम संख्याओं का समांतर माध्य, सम संख्याओं का समांतर माध्य सभी को पता होगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? देखो 1 से 15 तक 2 है, प्लस 4 है, प्लस 6 है, प्लस 8 है, प्लस 10 है, ये सब सम संख्याएं। 12 है, फिर 12 के बाद 14, हमें 15 के बीच में ही रहना है। और ये हमारा सारा जोड़ोगे तो हमारा 7 है पूरा पद, तो हमारा वो जोड़ोगे 56 हो जाएगा बटे 7 बराबर 8। वैसे भी आपका ये बीच में है, 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में 8 ही है, वैसे भी आप बता सकते थे, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता योग होता है। प्रायिकता से है भाई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30वां, और प्रायिकता से है। प्रायिकता आप लोग पढ़ लेना, थोड़ा सा ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा देख लेना। इसमें क्या पूछ रहा है? यदि किसी प्रयोग की घटनाओं की प्रायिकता, ठीक है, योग वो हमारा 0 होगा। ठीक है, 0। तो ये हमारा हो गया 30 ऑब्जेक्टिव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 30 एमसीक्यू। अब आप लोगों को अगर मैथ की क्लास चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगर आपको मैथ की क्लास चाहिए अच्छे से, ठीक है, तो आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और भी बहुत सारी क्लास जो आप लोगों को चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन या 4 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न में जरूर आएगा। क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। जो 2 अंक होती हैं, 2 अंकों से बनी, मतलब 2 अंक से इकाई दहाई, ठीक है, से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या का अंक जो है वो उलट दिए जाएं तो बढ़ने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आपको ये इजी लग रहा हो तो अभी हमारे पास इतने सारे हार्ड क्वेश्चन है कि आप लोगों का जो है रोंगटा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझो, मैं आप लोगों को जो जो समझा रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले मान लो, क्या मानना है? देखो माना, क्या मानोगे? देखो जो हमारा दहाई का अंक, ध्यान से समझना जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है, दहाई का अंक, दहाई का अंक मैंने क्या माना? मैंने x मान लिया। ठीक है, दहाई का अंक मैंने x मान लिया, और इकाई तथा जो इकाई का अंक है, देखो ध्यान से समझना, मैंने दहाई का अंक x को माना है। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग संख्या बनाएंगे। ठीक है, देखो x y आप इधर उधर भी कर सकते हो, दहाई इकाई कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इकाई का अंक जो है हमारा वो मैंने क्या माना? y। ठीक है, अब बताओ अगर आपको इकाई और दहाई मिल गया
तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 अंकों की संख्या। तो बताओ 2 अंकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी? तो 2 अंकों की जो हमारी संख्या होगी वो हमारा इकाई क्या है, दहाई क्या है? ये हमारा दहाई है और ये इकाई है, क्योंकि इकाई के बाद दहाई, ठीक है। तो इकाई y है, दहाई में 10x हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दहाई में 10 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई में चला गया ना, तो मतलब 2 संख्या होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया। अगर हम अंक उलट दिए दें, ठीक है, अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अगर हम अंक बदल दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो हमें मिल जाएगा ये 10x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने इसके अंक क्या किए हैं? हटा दिए हैं, मतलब पलट दिए हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ सबसे पहला प्रोसेस कह रहा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या का योग कितना है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ भाई। इनको दोनों को, जो हमारा संख्या है, अगर इनको दोनों को जोड़ोगे, मतलब x हमारे पहली संख्या, y हमारी दूसरी संख्या, तो इसका योग 9 है। यही तो कह रहा है। तो हो गया ये पहला समीकरण। क्या हो गया? पहला समीकरण, ठीक है। तथा यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मतलब अगर हम, देखो ध्यान से समझना, ये आप लोग समझना, अगर हम तथा जो अंक है उसको उलट दे, तो देखो सबसे पहले हमने उल्टा अंक लिया, इसको अंक को उल्टा, तो ये 27 अधिक है। किससे? जो हमारी मूल संख्या है उससे। तो मतलब जो हमारा 10x प्लस y है, मूल संख्या है। ये दोनों बराबर कब होंगे? जब हम इसमें 27 और प्लस कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इसको जब 27 प्लस करा तभी तो हमें ये क्या मिला? ये हमें मिलेगा इसके बराबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या देखना है, ध्यान से देखो। हमने इधर हमारा x है और इधर हमारा x आ जाएगा 10x हो जाएगा माइनस में, इधर हमारा ये x है 10x हो जाएगा, और ये हमारा प्लस 10y है और ये y आ जाएगा माइनस y हो जाएगा, बराबर 27, ठीक है। अब यहां से हमारा ये हो जाएगा माइनस 9x, क्या हो जाएगा? माइनस 9x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस हमारा है 9y बराबर 27। तो अगर हम 9 से सारे में भाग दे दें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि सारे में 9 से भाग दे सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 9 त्रिक 27। ये हमें मिल गया दूसरा समीकरण। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण 2 को जोड़ दो। जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 तथा जो हमारा समीकरण 2 है को जोड़ने पर इसको जोड़ने पर, अब जोड़ोगे तो हमारा पहला है x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3, ठीक है। अब देखो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, तो ये हमारा कट गया और ये 2y हो गया और ये जुड़ के 9 3 12। y अगर देखा जाए तो ये हमारा 12/2 और यहां से हमें मिलेगा 6। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 6 मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू 6। अब x की वैल्यू निकालते हैं। देखो अगर हमें y की वैल्यू 6 मिल गई है तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आप y का मान रख दो, तो समीकरण 1 क्या है हमारा? x प्लस वाई बराबर 9, क्योंकि यहां देखो समीकरण फर्स्ट हमारा x प्लस वाई बराबर 9। अब y की वैल्यू 6 है ना, तो x हमारा है और यहां आपका प्लस 6 बराबर 9। x बराबर 9 में से आप 6 को माइनस कर लो, x बराबर 3। तो x की वैल्यू हमें 3 मिला और y की वैल्यू कितनी मिली है? y की वैल्यू हमें 6 मिली है। तो अब हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने संख्या क्या माना है? संख्या हमने क्या माना था? 10x प्लस वाई, ये मूल संख्या है 10x प्लस वाई संख्या बराबर। तो अब x की वैल्यू क्या है हमारा? 3 है और y की वैल्यू क्या है? 6 है। तो 30 और 6 36, ये हमारी संख्या हो जाएगी। अगर आप
उल्टी हुई संख्या में रखोगे तो हमें ये 27 अधिक मिलेगा। कैसे? आपने इसको मल्टीप्लाई करा 60 और 3 63 हो जाएगा, ठीक है, और 63 आपका हो जाएगा, और ये 36 है तो ये 27 अधिक है, ठीक है। 63 जो है 36 और मतलब आपका 63 है, ठीक है, अगर उसमें रखोगे तो ये हमें 36 जो है वो संख्या मिल जाएगी। बस हो गया, हमें संख्या ही तो ज्ञात करनी थी 10x + y। तो चलो हमारी पहली क्वेश्चन हो चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है कि संख्या वगैरह बदल दे, 9 की जगह 10 कर दे, 8 कर दे, 7 कर दे, तो आपको टेंशन नहीं लेना, सारा यही मेथड रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक घंटा ये कम समय लेती तो रेलगाड़ी की चाल, हमें चाल ज्ञात करना है, जो चीज ज्ञात करना है उसको मान लो, ठीक है। जो चीज आपको ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है? चाल, तो मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है? चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, सेकंड में दिया होता तो सेकंड में हम लोग लेते, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आप लोग एक सूत्र बताओ समय का, समय का सूत्र जानते हो कि नहीं? समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब देखो 360 जो हमारा 360 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, समय बराबर दूरी हमारा 360 है और चाल हमने x माना है, ठीक है, घंटा। ये हमारा हो गया भाई पहला, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। अब इतना अगर, अब हमें तो इतना मूल मिल गया, लेकिन अभी हमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक भी करना है, क्योंकि उसकी चाल हमें बढ़ानी है। तो अब हम यहां अधिक करते हैं, यदि जो हमारी रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल जो है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हावर, ठीक है, अधिक, क्या करें? अधिक होती, अर्थात क्या हो जाएगा? चाल हमारा x है तो चाल हमारा x + 5 हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा होती, ठीक है। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, अब ये हमें क्या मिलेगा भाई? इसमें समय जो है, दूरी हमारा कितना है? 360, लेकिन हमारा जो चाल है वो x + 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया, घंटा, समय का मात्रक घंटा, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे? अगर हम जो हमारी 360 ऊपर मिला हुआ है ये बटे x में से अगर हम इसको माइनस कर दें, जो हमने बढ़ाया है 360 x + 5, तो हमें 1 घंटा कम लगता है। कम का मतलब माइनस हो जाएगा, यहाँ देखो लिखा नहीं, उसी यात्रा को करने में 1 घंटा समय कम लगता है, कम का मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा, अधिक का मतलब प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा, एक समीकरण मिलेगा, बस आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 360x हो जाएगा और प्लस हमारा 360 × 5 यानी कि 1800 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 360x हो जाएगा, बटे में हमारा हो जाएगा x² + 5x बराबर 1, ठीक है। 360x ये है और ये कट जाएगा, प्लस माइनस, तो ये हमारा 1800 है
और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1, ये भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1800 हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये समीकरण मिल जाएगा। अगर हम समीकरण को एक तरफ रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, ये हमें समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, ये समीकरण हमें मिल गया। लेकिन अब ये भाई काफी बड़ा समीकरण है, तो इसलिए हम लोग श्रीधराचार्य के सूत्र पे सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। श्रीधराचार्य का सूत्र, ठीक है, सभी को पता है। तब आप लोग श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना, लिख देना ऊपर श्रीधराचार्य का सूत्र, जो होता है x बराबर माइनस वी प्लस माइनस, यहां हम लोग वैल्यू रख देंगे अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, ये है श्रीधराचार्य जी के सूत्र से। ठीक है, यहां a b तो पता है, यहां क्या है, a क्या है, x का गुणांक 1 है, v क्या है, v a 5 है, c क्या है माइनस 1800। ठीक है, बस यही है, वैल्यू रख दो। देखो x की वैल्यू हमें याद करनी है, तो x बराबर v कितना है माइनस, मतलब प्लस 5 है लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का 5 का स्क्वायर कर लो माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, इंटू c की वैल्यू माइनस 1800 है ना, माइनस 1800। ठीक है, बटे में 2 और a की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो यहां से -5 प्लस माइनस 25 हो जाएगा, और ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा इससे होगा तो 18 चौक 72। ठीक है, और ये 4 है। ठीक है, तो ये हमारा जब मल्टीप्लाई होगा 1800 का और 4 से, ठीक है, तो हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7200 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7200 बटे में 2, बहुत ही थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये -5 है, प्लस माइनस ये जुड़ेगा तो 7225 हो जाएगा, 7225 बटे में 2। 7225 का स्क्वायर जो होता है वो -5 प्लस माइनस 85 होता है, बटे में 2 85 होता है। ठीक है, तो इतना तो हमें मिल गया, x बराबर इतना मिल गया। अभी भी हमें वैल्यू नहीं मिला है, कैसे मिलेगा, देखो एक बार आप धनात्मक चिन्ह लो, एक बार ऋणात्मक, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर जब आपने धनात्मक चिन्ह लिया तो यहां -5 है, यहां प्लस 85 हो जाएगा, बटे में 2, तो यहां से x बराबर हमें मिलेगा 80 बटे में 2 बराबर 40, ये हमें मिल गया x बराबर 40। और अगर हम लोग एक ऋणात्मक चिन्ह लें, ऋणात्मक चिन्ह अगर लेने पर, तो ऋणात्मक आपने लिया तो ये -5 है, -85 है, बटे में 2 हो जाएगा, तो ये हमारा -90 बटे में 2 हो जाएगा बराबर -45। तो भैया चाल जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता, तो इसका अस्तित्व तो ही नहीं है। ठीक है, ये हमारी कोई चाल नहीं है, तो यहां हमारा प्लस वाला ही लेना है, तो अतः ये हमारा माइनस वाले का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होता चाल, अतः जो रेलगाड़ी की चाल होगा वो क्या होगा, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस x की वैल्यू हमने x ही माना था चालना, तो वो हमें मिल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वो अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जो है -1, 6 विभाजित करता है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे भाई, वो हमें क्या ज्ञात करना है, वो अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना जो हमें अनुपात ज्ञात करना है, माना ठीक है, जो बिंदु है, बिंदु रेखाखंड को यम1
व m2 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, अब ये हम m1 और m2 का अनुपात ज्ञात कर लें, बस वही हो जाएगा। ठीक है आंसर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां x1 क्या है, -3 है, y1 क्या है, ये वाला 10। ठीक है, ये हो गया। और x2 क्या है, ये 6, और y2 क्या है, ये वाला -8, तथा ये हमारा बिंदु है, यानी कि x बराबर हमारा कितना है, ये -1 है। ठीक है, और y बराबर 6, ये हो गया पूरा। ठीक है, अगर हम एक फिगर के द्वारा समझें कि इसको कैसे विभाजित करता है, तो वो चीज़ अगर आप समझना चाहते हो तो मैं आपको समझा दूं। जैसे एक रेखाखंड है, ठीक है, यहाँ हमारा ये अनुपात है, एक तो हमारा सबसे पहले -3 वाला अनुपात और 10 वाला, और एक अनुपात है हमारा 6 - 8 वाला, और ये बीच में हमारा रेखाखंड है जो कि m1 और m2 अनुपात हमें ज्ञात करने हैं, और ये बीच में जो हमारा है ये -1,6 रेखाखंड, ये वाला, बस यही फिगर है। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात बहुत ज़्यादा आसान भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतः विभाजन जो है, देखो स्थिति में अंतः विभाजन एक सूत्र के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चाहे आप x वाला सूत्र ले लो, चाहे y वाला, कोई दिक्कत नहीं, एक से ही ज्ञात हो जाएगा। हम लोग x वाला ही लेते हैं, y वाला भी ले सकते हो, क्योंकि उससे भी वही मेन एक ही चीज आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे कितनी है, -1 है। ठीक है, और m1 तो हमें पता नहीं है, तो m1 आप ऐसे रहने दो, और ये हमारा कितना है, 6 है, प्लस m2, और x1 हमारा कितना है, 3 है, माइनस में, बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, अब ये हमारा m1 है, माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 से गुणा होगा माइनस से, और यहाँ माइनस m2 हो जाएगा, बराबर ये 6, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस 6m1 हो जाएगा। ठीक है, 6m1, और ये हमारा -6 3m2 हो जाएगा। ठीक है, अब किस अनुपात में विभाजित करेगा अभी पता चल जाएगा, उसमें कोई सा भी दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से अगर हम देखें m1 को एक तरफ, m2 के एक तरफ कर लें, तो मान लो हमने करा m1 और m2 है, तो देखो हमारा इधर m2 है और इधर -3m2 है, तो इधर आ जाएगा +m2 हो जाएगा, बराबर ये 6m1 है, और इधर आ जाएगा ये प्लस हो जाएगा m1, तो ये हमारा 2m2 हो जाएगा, और बराबर ये 7m1 हो जाएगा। अगर हम देखें m1 बटे में m2, ठीक है, m1 बटे m2, तो क्या हो जाएगा, एक तो देखो ये वाला, देखो ध्यान से, ये वाला जो है इसके नीचे चला जाएगा, और ये वाला इसके नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा, ये इसके नीचे, तो 2/7 हो जाएगा। मतलब अगर हम रेशियो देखें तो m1 रेशियो m2 का, तो वो हमें मिलेगा 2/7, इसी अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, 2/7 अनुपात में ये विभाजित करती है। ठीक है, बस यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा रहा हूं। अब मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये त्रिकोणमिति का सबसे हार्ड और लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, सबसे हार्ड और लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमें इसमें क्या करना होता है, 2 बार वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, एक बार हमको इसको इसके बराबर रख के tan स्क्वायर सिद्ध करना है, फिर इसको इसके बराबर रख के tan स्क्वायर सिद्ध करना है। तो थोड़ा सा हार्ड है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको जो है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 1 + tan स्क्वायर a बटे में 1 + cot स्क्वायर, ये बराबर है 1 - tan स्क्वायर a बटे में 1 - cot स्क्वायर a, फिर बराबर है हमारा tan स्क्वायर a के। ठीक है, हमें पहले इसको tan स्क्वायर a के बराबर सिद्ध करना है, फिर इसको। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे दोनों एक साथ करते हैं, वो गलत है। ठीक है, एक साथ नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोग हल में समझते हैं
सबसे पहले हमारा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस जो होता है tan स्क्वायर ए वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है सेक स्क्वायर ए के, किसके, सेक स्क्वायर ए के, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए वो कॉसेक स्क्वायर ए के, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहां से सेक है, सेक ए, ठीक है, बटे में हमारा है कोसेक स्क्वायर ए, स्क्वायर हटा दो केवल ये, क्योंकि हमको स्क्वायर ऐसे लगाना है, स्क्वायर ऐसे भी लगा सकते हैं ना, बराबर, देखो सेक को हम 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं सेक को, ठीक है, और इसको हम कॉसेक को 1 बटे साइन ए लिख सकते हैं, और इसका आप लोग लगा दो स्क्वायर। कहे हैं भाई बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड भी है, तो थोड़ा सा परेशान मत होना, ठीक है। 1 बटे में कॉस ए है और इनटू हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, देखो ये कॉस जो है वो हमारा, ये साइन जो है ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, साइन ये बटे में हमारा हो जाएगा क्या 1, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब यहां से साइन ये है बटे में कॉस ए है, इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, हो गया ना, समझ में आ गया। अब ये जो हमारा होता है साइन ए बटे कॉस, ये tan ए के बराबर होता है, tan ए, अब tan स्क्वायर ये हो जाएगा, क्योंकि भाई ये स्क्वायर ऊपर है, tan स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, सिद्ध तो हो गया, हमें ये tan स्क्वायर ए के बराबर मिल तो गया, बस यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। तो यहां हमें क्या मिल गया, tan स्क्वायर ए, तो हमारा ये जो है ये सिद्ध हो गया ना, कि जो हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ये बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये बराबर है tan स्क्वायर ए के, ठीक है, ये बराबर है। तो इसको हमने पहला भी सिद्ध किया है, क्या किया है, ये हमारा पहला सिद्ध हो गया, पहला हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हमें दूसरा भी तो सिद्ध करना है, ठीक है, पुनः अब हम लोग दूसरा सिद्ध करेंगे। दूसरा क्या सिद्ध करना है, अभी हमने इसको जो है इसके बराबर सिद्ध किया है, अभी हमें दूसरा ये वाला इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। अब हम लोग पुनः देखते हैं, पुनः आप समझो कैसे। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः हमारा जो है 1 माइनस tan ए है बटे में 1 माइनस कॉट ए है, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब मैं आप लोगों को सारा समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 1 माइनस tan ये ऐसे रहेगा, ठीक है, और बटे में ये हमारा 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan ए, ठीक है, स्क्वायर कर लो, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो भी, इतना समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे वो समझो, देखो ध्यान से समझना। तो देखो सबसे पहले इसको क्या करोगे, सॉल्व, देखो ये हमारा 1 माइनस tan ए है ही, ठीक है, tan एकम tan हो जाएगा ना, तो ये हमारा ये भी हो जाएगा 1 माइनस नहीं tan 1 माइनस नहीं tan एकम tan, तो ये हमारा tan है, tan ए माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, tan ए माइनस बटे में tan ए, और इसका स्क्वायर, पूरे का ब्रैकेट कर लेना, ये पूरा ब्रैकेट है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतने में अब आप लोगों को कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब हम इसको और इसको एक जैसा करेंगे, कैसे करोगे, देखो यहां हमारा क्या है 1 माइनस tan ए है, ठीक है, tan ए देखना बहुत आसान है। अब देखो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम 1 को आगे लाएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा, और ये माइनस tan ये हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटे में tan ये, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा है 1 माइनस tan ये, ठीक है, ये है,
अब इनटू, ठीक है, ये वाला माइनस वाला हमें लेना है, तो माइनस जो है वो tan ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस ऊपर ही रखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये हमारा 1 माइनस tan ए हो जाएगा, इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, तो ये हमारा माइनस tan ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर हटाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब आप -2 का स्क्वायर करते हो तो +4 हो जाता है ना, ठीक है। ऐसे ही हमें ये करना है, तो ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा, सिद्ध हो गया। हमने इसको भी tan स्क्वायर ए के बराबर क्या किया, सिद्ध कर दिया, tan स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध कर दिया ना। तो यहां से हमारा जो दूसरा है ना वो भी tan स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध हो गया, ये वाला, ठीक है। तो यहां से जो हमारे मिले वो 1 माइनस tan ये बटे में 1 माइनस cot ए, इसका स्क्वायर, ये भी हमारा बराबर हो गया tan स्क्वायर ए के, बस, ठीक है। अब हमारा दोनों क्या हो गया, इति सिद्ध हो गया, इति सिद्धम मतलब दोनों हमारा बराबर सिद्ध हो गया, मतलब हम लिख सकते हैं। तब हमारा जो है पहला जो हमारा है वो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस cot स्क्वायर ए, वो बराबर था हमारा 1 माइनस tan ए बटे में 1 माइनस cot ए का स्क्वायर। ये हमारा बराबर सिद्ध हो गया किसके, जो हमें सिद्ध करना था tan स्क्वायर ये के, और यही हमारा इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तब माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, 110% आएगा। आप देख लेना, मैंने हर साल बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा है, 10 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखा है भाई। हाइट एंड डिस्टेंस से एक लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल से ही फिक्स होता है, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना, डिस्टेंस क्या है भाई जहाजों के बीच की, यानी कि दूरी d, ठीक है। तो दूरी ज्ञात करने के सबसे पहले आपको मैंने ये ढांचा लिख रखा है, जिसे कहते हैं तंत्र का तंत्र है, ठीक है, वो मैंने लिख रखा है, बट वो अभी नहीं समझ में आया जब तक फिगर नहीं समझ में आया। लेकिन हम मान सकते हैं, माना समुद्री जहाज की 2 स्थितियां A और B हैं तथा उनके बीच की दूरी D है, और D को हमने AB मान रखा है, ठीक है, मतलब AB बराबर D। अब फिगर को मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले 75 मीटर ऊंचा क्या है, हमारा लाइट हाउस है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि हमारा ये भाई बहुत बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, 75 मीटर ऊंचा हमारा लाइट हाउस है। थोड़ा सा हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ये हम कट कर देते हैं, क्योंकि भाई 75 मीटर ऊंचा हमारा लाइट हाउस है। और थोड़ा सा ध्यान से समझना, और हमारा यहाँ से A है और V है, जहाजों के बीच की दूरी, और ये P है, क्या है, ये P है, ठीक है, P मान लो, ठीक है, ध्यान से समझना। जहाजों के बीच की जो दूरी है वो D है, AB को मैंने क्या माना है, D, ठीक है। हमें जब तक BP नहीं पता चलेगा, मतलब BP भी हमें पता चलेगा, तभी हम जहाजों के बीच की पूरी दूरी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक तो कोण हमारा यहाँ बनेगा, कितना का, B जो हमारा बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का कोण, 2 अवनमन कोण है ना, 45 और 30। और ये जो हमारा पहला बनेगा A वाला, ये हमारा कितना बनेगा, देखो मेरे कहने का मतलब है, ये जो है ये 30 डिग्री का कोण बनेगा, और ये जो है ये 45 डिग्री का कोण बनेगा, और ये है 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 75 मीटर ऊंचा है। और यहाँ से हम डॉट के द्वारा ऐसे 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 डॉट 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 डॉट, ठीक है, यहाँ भी हम एक कोण बना सकते हैं। देखो कैसे, ये वाला हमारा पूरा कोण तो भाई 45 हो जाएगा, ठीक है, और अगर हम ये वाला कोण देखें तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये डॉट डॉट अच्छे से कर लेना भाई, डॉट 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 डॉट, ठीक है, बस हो गया। ये हो गया हमारा पूरा फिगर,
ये हमारा क्यू है, ये ऐसा ही फिगर रहेगा पूरा फिगर, ठीक है, फिगर में कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मानव प्रेक्षक लाइट हाउस है पी क्यू, पी एंड क्यू, ठीक है, शिखर क्यू है और दिया है पी क्यू हमारा 75 मीटर है, तथा क्यू से ए तथा क्यू से बी का उन्नमन कोण क्रमशः ए का जो है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री, क्रमशः का मतलब क्रम से है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो कोण जो है क्यू है, ठीक है, हम कोण लिख लेते हैं ए पी, जो कोण होता है उसको बीच में लिखते हैं, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ कोण है, वो हमारा कितना है 30 डिग्री, तथा कोण क्यू बी पी, बी हमारा 45 डिग्री है, ये हो गया। अब हम लोग एक एक को लेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज क्यू पी बी, क्यू है, पी है, वी है, जो कि 45 डिग्री का है, ठीक है, में। तो यहां हम लगाएंगे tan 45 डिग्री। tan किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार के ना। तो लंब हमारा क्या है इसमें? क्यू पी, आधार क्या है? बी पी। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। क्यू पी हमारा कितना है? 75। बी पी हमें पता नहीं है तो इसको बी पी ऐसे लिखा रहने दो। अब हम बी पी जो है वो बराबर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 75। बीपी भी हमें 75 ही मीटर मिला है, ठीक है। बीपी भी हमें कितना मिला? 75 मीटर। ये तो ये भी हमें 75 ही मीटर मिला। तो अब हम लोग दूसरा कोण लेते हैं, कोण QPA में, कोण इसमें, ठीक है। अब हम लोग यहां एक 30 डिग्री लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है इसमें? लंब वही है, सेम ही है, QP। आधार हमारा AP है, पूरा AP, ठीक है, A और P। अब दूसरे पेज में समझो क्योंकि जगह यहां कम है। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 बराबर QP हमारा 75 है और हमारा AV हमारा D है और प्लस हमें ये मिला 75, ठीक है, D और प्लस हमें BP मिला है 75। D यहां मिल गया, अब D यहीं से दूरी निकल आएगी, ठीक है। अब यहां से हम D, ठीक है, और यहां से प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 75 बराबर हमारा 75√3। ये 75√3 है, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहां से D बराबर हमारा 75 है √3 और यहां से -75, क्योंकि इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में। D बराबर 75 आप बाहर ले लो, यहां से √3 - 1। D बराबर √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 और यहां से -1 हो जाएगा 75 और ये जब आप माइनस किया तो ये 0.732 हो जाएगा। 75 का आप इससे गुणा करोगे तो ये हमें मिलेगा 54.9 मीटर। यही हमारी दूरी हो जाएगी भैया, 54.9 मीटर, यानी कि दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी जो मिलेगी वो 54.9 मीटर, यानी कि D हमें मिला है 54.9 मीटर, ठीक है, लगभग 55, लेकिन हमारा 54.9 करेक्ट है। तो ये हमारा है भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिगर भी समझ में आ गया, पूरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। 54.9 हमारा सही है। तो 6 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये वाला हमें निकालना क्या है, यहाँ हमें माध्यिका निकालनी है, ठीक है। देखो और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहना, मैं कितना क्वेश्चन कराऊं यार, मैथ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करा भी रहा हूं, ठीक है। 6 क्वेश्चन भाई देख लो, 6वां आ चुका है। लिखा हुआ निम्नलिखित बारंबारता श्रेणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, ठीक है।
वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल हमारा 10 से 20 है, 20 से 40 सॉरी 40 25, 20 से 25 है, 25 से 40 है, 40 से 55 है, 55 से 70 है, 70 से 85 है। ठीक है, मतलब 20 में कितने का अंतर है? 10 से 25 यानी कि 15 का। बारंबारता 3 है, 10 है, 20 है एंड 13 है, 14 सॉरी 4 है। अब हमने एक वर्ग अंतराल बनाया है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ क्या बनाया, वर्ग अंतराल जो हमारा क्या था, यही वाला है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। बारंबारता हमारा ये वाला जो नीचे वाला है, 3, 10, 20 और 13 और 4। हमने ये क्या लिखा है, एफ। एफ जो है ये हमारी बीच की बारंबारता, जैसे हमारा ये 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, जो बीच में है वो एफ है। अब एफ के ऊपर की जो है वो सी है। ठीक है, तो 3 है और सी हमारा 13 है, 33 है और 46 है और सी है। ठीक है, यानी कि 50। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो ये हमें टोटल जो एन मिलेगा वो हमें मिलेगा 40 टोटल। ठीक है, टोटल हमें 40 मिल गया योग। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बस अब आपको केवल फार्मूले पे अपने चलना है। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से अगर हमें n देखना है तो n बराबर हमें कितना मिला है, 50। ठीक है, n बराबर हमें 50 है जो कि यहाँ नीचे वाला। ठीक है, यानी कि n जो है ये, ठीक है, नीचे वाला जो हमें ये है 50 है। सॉरी स्टूडेंट, ये हमारा 50 है, n बराबर 50 है। ठीक है, n ये वाला 50 है ना, 50 है। अब इसका आप क्या करोगे, n/2 करोगे, n/2 बराबर 50/2 और ये हमें मिलेगा भाई 25। n की वैल्यू जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 25। ठीक है, ये हमें पता चल गया n/2, मतलब 25 नहीं मिला है बट हमने n/2 की वैल्यू निकाली। ठीक है, n/2 की वैल्यू हमारी 25 है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें n/2 का काम लगेगा, n/2 की वैल्यू हमारी 25 है। अब देखो ध्यान से, यहां से जो हमारी बारंबारता है वो कौन सी थी, बारंबारता इसके सामने की, इसके 20 के सामने की, 40 और 55 है ना, 40 और 55। तो आप लोग आगे समझो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। माध्यिका वर्ग हमारा कौन सा है, माध्यिका वर्ग ये वाला है ना, तो यहां हमारा माध्यिका वर्ग लिख लो। माध्यिका वर्ग हमारा 40 है और 55, क्योंकि ये मध्य का वर्ग है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक एक वैल्यू बता रहा हूं। एल हमारा क्या है, 40 है, ये जो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है 40। एच हमारा क्या है, जब हम मतलब इसमें से इतना घटाएंगे, इनके बीच में जो डिफरेंस है, तो 55 में से 40 घटाओगे 15। एफ हमारा ये 20 है, जो कि अभी सब काम लगेगा 20, ये मैंने लिख रखा है पहले ही। सी इसके जो मतलब हमारा ये वाला है, क्योंकि इसके ऊपर की जो होती है। ठीक है, बारंबारता के ऊपर जो मध्य वाला। ठीक है, बस अब माध्यिका का आप सूत्र लगाओ। देखो माध्यिका का सूत्र आप समझ लो, बहुत ज्यादा आसान है, इसमें तुम कुछ मंत्र थोड़ी पढ़ना है। यम बराबर, यम ही लिख दो, L प्लस n/2 माइनस सी। ठीक है, बटे में हमारा F इंटू H, बस यहां वैल्यू रख दो सारा। देखो L की वैल्यू 40 है, ठीक है, प्लस 40। n2 की वैल्यू हमने 25 निकाला है ना, क्योंकि हमने यहां n2 की वैल्यू निकाल रखा है 25। सी की वैल्यू कितनी है, 13। ठीक है, बटे में एफ की वैल्यू कुछ निकाला है 20। एच की वैल्यू क्या है, H 15। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 40 है प्लस इसको माइनस करोगे 12 इंटू 15 बटे में 20। ठीक है, 5 के 5 चौक 20, 4 के 4 4 12। ये हमारा 15 है, सॉरी 15 है। तो देखो हमारा 15 है, तो 5 से काटोगे तो 5 कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 20, 4 के 4 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 हो जाएगा, और 9 और 40 49। यही हमारी माध्यिका आ जाएगी 49।
पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही अच्छे से लिख रखा है, पेपर में छाप कर आना, अगर आएगा जरूर, ठीक है, एक ना एक सेट में आएगा। देखो, निम्नलिखित आंकड़े जो है 225 बिजली उपकरणों के द्वारा प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं, ठीक है। तो जैसे जीवन काल जो है वो घंटों में है, 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, नहीं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, यानी कि 20-20 का अंतर है सबके बीच में। बारंबारता जो है वो 10 है, 35 है, 52 है, 61 है, 38 है एंड 29 है, ठीक है। ये हमारा हो गया कुछ इंपॉर्टेंट, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखो, आपको क्या करना है, नीचे लिखा रहेगा उपकरणों का बहुलक जीवन काल निकालिए, ठीक है, ऐसे आपका लिखा रहेगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो सबसे पहले आपको इस टाइप से बना लेना है अपने हल में, जब आप लोग हल कर रहे हो, ठीक है, हल कर रहे हो, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बना दिया हूं। हल में देखो, हल में जैसे वर्ग अंतराल हमारा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, इतना लिख लिया। फिर आपका बारंबारता जो है 10, 10, 35, वही चीजें हैं, 52, 61 एंड 38, 29। अब सबसे पहले आप देखो किसकी बारंबारता ज्यादा है, 61 की। जिसकी बारंबारता ज्यादा है अभी उसका बहुत ज्यादा काम लगेगा, ठीक है। तो ये सारणी आपने देखा और आपको ये स्पष्ट हुआ कि हमारी जो 61 की बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो भाई आ जाओ, सारणी जो हमारा है, आपने ये सारणी देखा। अब सारणी से आपको ये पता चला, सारणी से क्या स्पष्ट हुआ, से स्पष्ट है कि जो हमारा 60 से 80 ये वाला, ठीक है, 60 से 80 की बारंबारता क्या है, सर्वाधिक है। बारंबारता सर्वाधिक है, अतः जो हमारा बहुलक वर्ग होगा, बहुलक वर्ग वो हमारा 60 से 80 होगा, क्योंकि जो इनकी जो बहुलक वर्ग है ये यही तो है 60 से 80, तो वही होगा। तो ये इसका बहुलक वर्ग जो होगा वो 60 से 80 होगा और 61 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है। तो अतः स्पष्ट है कि जो मतलब 60 से जो 80 की बारंबारता सर्वाधिक है, 61 है, तो इसलिए जो हमारा बहुलक वर्ग होगा वो 60 से 80 होगा, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूं इसका फार्मूला। पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो बात कर लेते हैं। दिया है L हमारा कितना है, L कितना है, L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, तो निम्न सीमा हमारा 60 है, ठीक है। और H कितना है, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा कितना है, 80 है। हमको H मिल गया, L ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा चेंज भी हो तो आपको पता होना चाहिए। L जो है वो निम्न सीमा है, H जो है वो उच्च सीमा, नहीं सॉरी, H उच्च सीमा नहीं है, सॉरी, क्योंकि हमारा जो है यहाँ इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो H है, यानी कि 20 है, क्या है, 20 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें बताना था, ठीक है, तो वो 20 है। और F क्या है, F जो है ना वो ये वाला, यानी कि इसकी जो बारंबारता है 61, क्या है, 61, ठीक है। ये ध्यान रखना, H जो है वो इन दोनों के बीच की डिफरेंस है, ये ध्यान रखना बात, ठीक है। और F1 क्या है माय डियर स्टूडेंट, F1 और F2, F1 समझो ध्यान से, F1 जो है वो इसके पीछे जो हमारा बारंबारता है ना सर्वाधिक, उसके पीछे की आपकी जो संख्या है तो वो हमारा 52 है। तथा F2 ध्यान रखना क्या है, F2 वो उसके इधर यानी कि आगे की, यानी कि 38। इसमें गलती मत करना, आगे पीछे मत कर देना। F2 का मतलब जो ज़्यादा है 2 है, और जो मतलब ज़्यादा का मतलब आगे चलना है, और ये इसके पीछे है, ठीक है। ये ध्यान रखना, बात एकदम क्लियर रखना, को आपको बोर्ड एग्जाम में गलती नहीं करना है। अब हमें निकालना क्या है, बहुलक निकालना है ना, यानी कि बहुलक का फार्मूला क्या है, L प्लस L एंड प्लस F जो हमारा है, ठीक है, और माइनस F1 बटे में 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये हमारा है मतलब सूत्र। ओके, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए। फिर
अब देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं। यहां देखो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, ठीक है। वैल्यू में क्या है, देखो एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 60 है प्लस यफ क्या है, एफ जो हमारा वो 61 है, ठीक है। वो हमारा 61 हो गया माइनस F1 हमारा कितना है, F1 ये 52 है ना, ये 52 है ना, इसके पहले की ये 52, तो ये हमारा 52 है बटे में 2 इंटू F1, 52 है ना, F1 हमारा कितना है, F1 F हमारा है ना, तो F हमारा 61 है। देखो इधर उधर मत रख देना वरना गलत हो जाएगा। अब हमारा F1 कितना है, 52 है, और F2 कितना है, वो 38 है। बस अब 20 हमारा ये H जो है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 20 का है। बस अब इससे आप लोग सॉल्व कर लेना, आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है, देखो 60 ये ऑलरेडी है, इसमें माइनस होगा 9 हो जाएगा, और हमारा 61 में आप जब 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 122, और आपने इसको जोड़ लिया तो ये कितना हो गया, 10 के 0 9 90, ठीक है, और इंटू 20, ठीक है। ध्यान से समझना, अभी आप लोगों को बहुलक मिल जाएगा। फिर ये हमारा क्या है, ये 60 है, ठीक है, और ये देखो 60 है, और ये हमारा 20, और ये गुणा होगा कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा प्लस में 9 इंटू 20 बटे में 32, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको आप गुणा करो और इससे आप भाग दो। जब आप ये 60 ऑलरेडी ऐसे प्लस रहने दो, और जब आप इसमें गुणा करोगे तो 180 हो जाएगा, और 180 में जब आप 32 से भाग दोगे तो वो मिलेगा 5.63, इसलिए 65 हो जाएगा और 0.63। ये हमें मिल जाएगा जो बहुलक, ठीक है, बहुलक यानी कि बहुलक का देखो बहुलक जीवन काल 65.63 घंटे हैं, ठीक है। समझ में आया। बस ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रहेगा तो आप कोई सा भी बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आप लगा सकते हो। लेकिन अब ये मत कहना कि सर ये नहीं आया, क्योंकि अब आपको क्या करना है, बहुलक से रिलेटेड यहाँ भाई 20 से 30 कर दे, 40 से 50 कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दे क्वेश्चन, तो भी आप लगाना सीखो, ठीक है, तो भी आप लगाना सीखो। ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब जो क्वेश्चन बताया सेम वही करो, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दे, 10 की जगह 15 कर दे, 50 कर दे, 55 कर दे, तो ये चीज़ मत सोचो। बस आप फार्मूला याद रखो और डायरेक्टली आप क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन करो, ठीक है। ऐसे आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ रहा है कि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों के माध्यक या फिर माध्यिका 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग जो है वो 60 है। जो हमारी बारंबारता है उसका योग कितना है, 60 है। अब देखो ध्यान से, और आपका देखो वर्ग अंतराल और बारंबारता ये रहेगा क्वेश्चन में। क्या क्या है देखो, हमारा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता है 5 है, x है, 20 है, एंड 15 है, y है, 5 है। इसमें हमारा एक x है और एक y है, और इसी की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल हमारा देखो यहाँ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और यहाँ हमारा बारंबारता 5 है, x है, 20 है, 15 है, y है, 5 है। इसको हमने जब जोड़ा तो हमें मिला कितना, Fi जो है वो 60 मिला। कितना मिला, 60 सिग्मा Fi। और फिर हमने ये संचयी बारंबारता निकाला कैसे, ये 5 आप ऐसे लिख लो, 5 फिर ऐसे जोड़ते जाओ, 5 में x जोड़ा 5x, 5 प्लस x में 20 जोड़ा तो हमारा 25 प्लस x हो गया, 25 प्लस x में 15 जोड़ा तो 40 प्लस x हो गया, 40 प्लस x में y जोड़ा तो 40 प्लस x प्लस y हो गया, और फिर मैंने इसमें 5 जोड़ा तो 45 प्लस x प्लस y हो गया, ठीक है। अब यहां ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें दिया है ऊपर क्या क्या दिया है,
क्या क्या दिया है देखो, सबसे पहले तो हमें दे रखा है भाई माध्यिका। क्या दे रखा है? माध्यिका। माध्यिका क्या दे रखा है? 28.5। 28.5, ठीक है। अब ये बताओ कि 28.5 किसके बीच में आता है? 30 से 40 के बीच में आएगा ना 28.5। 30 से 40 के ही बीच में आएगा, क्योंकि 30 के बीच और 40 के बीच नहीं, 30 और 40 के बीच में नहीं आएगा। 28.5 है ना, तो ये नहीं आएगा, यहाँ आएगा 20 से 30 के बीच में, क्योंकि 20 से 30 के बीच में हमारा 28.5 रहेगा। कहाँ रहेगा? 20 से 30 के बीच में, यानी कि ये इसके सामने 20 है ना, इसके सामने 20 है। तो अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अस्पष्टता, ठीक है, अस्पष्टता यानी कि जो 28.5 है ना, 28.5 जो वर्ग अंतराल हमारा 20,30 है, क्योंकि इसी के बीच में आता है, 30 और 20 के बीच में, तो अतः माध्यिका वर्ग जो माध्यिका वर्ग है वो क्या होगा? 20 से 30 है, ये हमारा रहेगा माध्यिका वर्ग, ठीक है। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, इसमें तो कोई सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत आसान है। अब हम लोग आओ समझते हैं थोड़ा सा इस पेज में थोड़ा सा। तो आ जाओ हम आप लोगों को नेक्स्ट पेज में इसे समझाते हैं, क्योंकि अभी हमें नेक्स्ट पेज में ही समझना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आप माध्यिका का फार्मूला लगाओ। माध्यिका जो है वो बराबर है L प्लस n/2 माइनस C बटे में F इंटू H, ठीक है। ये फार्मूला है, सारी वैल्यू रख दो। वैल्यू तो आपको पता है L क्या है, सब कुछ पता है ना। तो ये हमारा ऑलरेडी 28.5 ये दे ही रखा है। L जो हमारा है, देखो ध्यान से, यहाँ आप लोग L कितना है? L जो है वो 20 है। 20 क्यों है? क्योंकि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, 20 है, ठीक है। और प्लस n जो है 60 है, लेकिन उसका आधा हो जाएगा, यानी कि हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। और C क्या है? बहुलक वर्ग की जो ये सीमा है ना, बहुलक वर्ग का ये जो है, ठीक है, संचयी बारंबारता की पहले की बारंबारता, ठीक है। तो वो हमारा कितना है? 5 + x बटे में हमारा F कितना दे रखा है? F जो है वो हमारा 20 है, ये बारंबारता, और इंटू H, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 20 और 30 के बीच में 10 का। बस वैल्यू रख दिया है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 28.5 है, इधर आएगा 20.5, इसको माइनस कर लेना, और ये हमारा 30 है, और ये -5 है, और ये हमारा -x हो जाएगा। 10 से कम 10 दूनी 20 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 8.5 हो जाएगा, बराबर ये 30 में से 5 गई, 25 -x हो जाएगा, और बटे में ये 2 हो जाएगा। ये 2 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये 17 हो जाएगा, क्योंकि 8.5 है, ये 25 -x है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये x को मैंने इधर ले गया, प्लस में हो गया, इधर 25 है, और 25 मैंने ये 17 को इधर लाया तो माइनस में हो गया। तो x बराबर, आपने जब 25 में से 17 को माइनस किया तो हमें कितना मिला? 25 में से आपने 17 को माइनस किया तो इधर 3 और ये 5, 8 मिला। x की वैल्यू तो हमने निकाल ली भाई, x की वैल्यू, ठीक है। और दिया है n भी हमें दिया है कितना? n आपको पता है कि 60 था, वो तो पता है। अब आप लोग यहां देखो, ये चीज, ये 45 + x + y, ठीक है, 45 + x + y, ठीक है। इसको आप कैसे रख सकते हो, मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे रखोगे। देखो यहां हमारा दिया है n, तो आपको पता है। तो अगर हम ये जो 45 है, 45 + x + y, वो बताता है कि बराबर इसके होता है, ठीक है। तो यहां आपका 45 + x + y बराबर n के है, यानी कि n हमारा 60 है। अब x + y बराबर 60 में से आपने 45 घटाया, 15 हो गया। x की वैल्यू आपको पता ही है, x की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? पता है ना। तो x की वैल्यू यहाँ 8 है,
प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर 15 में से आपने 8 घटाया, 8 7 15, 7 मिल गया। वाई की वैल्यू हमें 7 मिला है, एक्स की वैल्यू हमें 8 मिला है, ठीक है, और वाई की वैल्यू हमें 7 मिला है। बस हो गया, यही तो हमें निकालना था ना, एक्स और वाई की वैल्यू ही तो निकालना था। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये हमारा हो गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें सब कुछ समझ में आ गया हो गया। एल, ये जो फार्मूला है एल क्या है, एल मैंने बताया कि ये वाला है जो इसकी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। एन तो आपको पता ही है, और सी क्या है, इसके संचयी बारंबारता है, बहुलक वर्ग की संचयी बारंबारता के पहले। एफ तो आपको पता है ये वाला। एच इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो। तो ये हमने ज्ञात कर लिया एक्स और वाई की वैल्यू, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं इस टाइप के, तो इससे बाहर अब नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपको बहुलक भी निकलवा दिया, माध्यिका भी निकलवा दिया, माध्य माध्यक। अब मैं आपको समांतर माध्य निकालना बताता हूँ, ठीक है। समांतर माध्य लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बारंबारता बटन का समांतर माध्य 25 है, तो P का मान, यहाँ P का मान ज्ञात करना। देखो समांतर माध्य का वही फार्मूला लगेगा, चाहे हम लोग P का मान भी निकालें चाहे समांतर माध्य निकालें, क्योंकि समांतर माध्य ऑलरेडी दिया है। अगर समांतर माध्य निकालना होता तो वो नहीं दिया रहता। तो मतलब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए समांतर माध्य का, तो फार्मूला वगैरह वही लगेगा जो मैं आपको बताऊंगा। और क्वेश्चन अगर कोई सा भी आए, ध्यान रखना, अगर इन सब टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये नहीं कि आप थोड़ा सा चेंज भी हो जाए, 35 का जगह 40 हो जाए, ऐसे थोड़ा सा तो घबराना मत, आप फार्मूले पे रखो, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ बारंबारता है 5, 18, 15, P एंड 6। यहाँ में P की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक सारणी बनाएंगे इसके लिए, जो आपको मैं बताऊंगा कैसे बनाया हूँ। वर्ग अंतराल आपका दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर हमने निकाला मध्यमान। मध्यमान कैसे निकाला, देखो ये हमारा 10 है, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। आपने इसको दोनों को जोड़ा तो कितना 30 हो गया, 30 का आधा 15। आपने इसको जोड़ा 50, 50 का आधा 25। फिर आपने इसको जोड़ा 70, 70 का आधा 35। फिर आपने इसको जोड़ा 90, 90 का आधा 45, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी आपका दिया है 5, 18, 15, P और 6 बारंबारता। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे Fi इंटू XI, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई इससे किया 25, फिर इसका इससे 270, फिर आपने इसका इससे किया 375, फिर इसका आपने इससे किया 35P, फिर इसका इससे 270। इसको मैंने जब इसको जोड़ा तो वो हमें मिला 44, और ये P था प्लस P, और इसको जब मैंने जोड़ा तो ये 950 प्लस ये 35P, प्लस में 35P, ठीक है। ये आप निकाल लेना। मध्यमान बहुत आसान है, और फिर Fi इंटू XI का मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, हार्ड कुछ भी नहीं है, बस अब आप लोगों को मैं फार्मूला बताऊंगा। तो आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो आपको कैसे निकालना है समांतर माध्य। सबसे पहले जो आपको दे रखा है यहाँ जो है हमारा सिग्मा Fi कितना दे रखा है 44 प्लस P, ठीक है, ये दे रखा है, यही आपका सबसे मेन है, ये हो गया। और फिर ये सिग्मा Fi इंटू XI, यानी कि हमारा 940 प्लस 35P, 35P ये दे रखा है। अब मैं आप लोगों को फार्मूला बता रहा हूं। देखो समांतर माध्य भी हमें दे रखा है, भी ऊपर। समांतर माध्य जो होता है वो बराबर होता है सिग्मा Fi इंटू XI बटे में सिग्मा Fi, ठीक है। सिग्मा Fi, ये हमारा समांतर माध्य 25 दे रखा है। सिग्मा Fi इंटू XI कितना दे रखा है 940 प्लस 35P। सिग्मा Fi कितना दे रखा है 44 प्लस P। इसको आप इधर रख लो, यानी कि 940 प्लस 35P। ये हमारा 44 का 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 1100 हो जाएगा, और प्लस 25 का P से 25P। फिर ये हमारा ऑलरेडी 35P इधर है, इधर आएगा ये वाला प्लस है, माइनस हो जाएगा 25P बराबर ये 1100 है, माइनस 940 हो जाएगा। यहाँ हमने इसमें से इतना माइनस करा तो ये 10P हो जाएगा, और इसमें से मैंने इतना माइनस करा तो ये 160 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा हो गया P जो होगा वो 160 और बटे में 10,
यहाँ से p की वैल्यू हमें 16 मिलेगा, अतः जो p का मान है वो 16 है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। भाई हमें समांतर माध्य ज्ञात करना था, ठीक है, ज्ञात नहीं करना था, हमें p की वैल्यू ज्ञात करनी थी, समांतर माध्य दे रखा था। अगर समांतर माध्य ज्ञात करना होता तो ये नहीं दे रखा होता। तो आज का हमारा मैथ का ये 3 क्वेश्चन थे और ये 3 क्वेश्चन भाई सांख्यिकी का टॉप है, मतलब यही आएंगे अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो, ठीक है, यही आएंगे। तो आपको इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन छोटे मोटे। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा कि अलग से आप लोगों को वीडियो देना चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब हम लोग देखेंगे अगला जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।